ठीक है, ओके। आज लेज़र फिज़िक्स का इंतहाई इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, कंडीशन फॉर स्टेडी स्टेट ऑसिलेशन एंड नेक्स्ट वन कैविटी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसीज। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट आर द बेसिक कंडीशन फॉर स्टेडी स्टेट ऑसिलेशंस। इसका ताल्लुक इस तरह है कि जब हम लेज़र के अंदर मेटास्टेबल स्टेट से स्टिमुलेटेड एमिशन का प्रोसेस अचीव करते हैं, एक इनपुट फोटान हम यूज़ करते हैं पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी और एनर्जी का, तो वो मेटास्टेबल स्टेट में मौजूद इलेक्ट्रॉन को स्टिमुलेट करेगा, परटर्ब करेगा, और एज ए रिज़ल्ट मेटास्टेबल स्टेट का इलेक्ट्रॉन जब डी एक्साइट होके अपनी ओरिजिनल ग्राउंड स्टेट में आएगा तो उसी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का सेम फोटान एमिट करेगा जो हमने एज ए इनपुट यूज़ किया है। इस तरह आपके पास आउटपुट में 2 फोटान्स होंगे जिनकी एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और करस्पॉन्डिंग पीरियड आपस में क्या होगा, सेम होगा। तो ये 2 फोटान आगे कैविटी के अंदर मिरर होगा, मिरर से बाउंस बैक रिफ्लेक्ट होके आएंगे और एक्टिव मीडियम में स्टिमुलेटेड एमिशन का प्रोसेस दोबारा अचीव करेंगे। यानी मेटास्टेबल स्टेट से मज़ीद 2 इलेक्ट्रॉन स्टिमुलेट करेंगे तो आपके पास लाइट इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, एम्पलीफाई होती जाएगी। अब वेव पिक्चर ऑफ द लाइट, वेव नेचर ऑफ द लाइट ये कहती है कि जब एम्पलीफिकेशन का प्रोसेस इंक्रीज़ होता है तो एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव बढ़ जाता है। ये आप लोगों ने लाइट की वेव प्रॉपर्टी से बेसिक क्लासेस में कई दफ़ा पढ़ा होगा कि व्हेन एवर द एम्पलीफिकेशन ऑफ द लाइट इंक्रीजेज द करस्पॉन्डिंग एम्पलीट्यूड विल आल्सो इंक्रीज एज डन इन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। जिस तरह इंटरफेरेंस में यही होता है ना कि व्हेन 2 कोहेरेंट वेव्स सुपर इम्पोज विद ईच अदर एंड एज ए रिजल्ट a resultant wave is developed whose amplitude either 2 times the amplitude of individual wave or becomes 0। कि अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो 2 कोहेरेंट वेव्स जब आपस में ओवरलैप करती हैं तो आफ्टर ओवरलैपिंग आपको एक रिजल्टेंट वेव मिलती है जिसका एम्पलीट्यूड इंडिविजुअल वेव के क्या होता है, एम्पलीट्यूड के डबल होता है। क्रस्ट से और ट्रफ से जब मीट टुगेदर करते हैं तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड डबल हो जाता है। ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में दोनों करस्पॉन्डिंग एम्पलीट्यूड आपस में ऐड अप होते हैं, रिजल्ट 0 आ जाता है। तो आप कहते हैं कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वो इंटरफेरेंस है जिसकी वजह से फोटोग्राफिक प्लेट पे, स्क्रीन पे आपको डार्क इमेजेस नज़र आती हैं और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ब्राइट इमेजेस। तो लेज़र के अंदर जब एम्पलीफिकेशन हो रही है इट मीन वो जो 2 फोटान, वो जो 2 वेव्स एमिट हो रही हैं आउटपुट के तौर पे, वो कोहेरेंट वेव हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, करस्पॉन्डिंग पीरियड सेम है, तो रेजोनेंस की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फिनोमेना होगा। लेकिन हम ये अपनी प्रीवियस रिव्यू से जानते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए एक पर्टिकुलर कंडीशंस हैं तो जो देनी है। अच्छा, कि वो पर्टिकुलर कंडीशन क्या है, आप लोगों ने बेसिक क्लासेस में पढ़ा कि द पाथ डिफरेंस बिटवीन 2 वेव्स शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेव लेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड इन द एक्सपेरिमेंट। क्लियर होगी बात। ये हल्का सा मैं आपको रिव्यू बताता हूँ। ज़रा इस फिगर्स को देखें, इस फिगर में वेव नंबर 1 और वेव नंबर 2 को देखें। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जहाँ भी इंटरफेरेंस होगी, इधर केविटी के अंदर भी इंटरफेरेंस, लेज़र लाइट आपस में इंटरफेरेंस का फिनोमेना फॉलो करेगी। और जो आम तौर पे हम लोग इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को स्टडी करते हैं तो हम ये कहते हैं कि वेव्स का कोहेरेंट इन नेचर होना बहुत ज़रूरी है। दे मस्ट बी इन सेम फेज। तो सेम फेज से ये मुराद है कि इनका एक तो स्टार्टिंग पॉइंट जो है जहाँ से वेव स्टार्ट हो रही हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल टाइम एक्सेस के साथ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। उनका जो पीक पॉइंट है, क्रस्ट अगर जो बनता है, फर्स्ट वेव का क्रस्ट जो बन रहा है जितना टाइम कंज्यूम करता है तो सेकंड वेव भी उतने ही टाइम में उतना क्रस्ट बना ले, पीक बना ले जो है। तो जब एक ऑसिलेशन, एक साइकिल कंप्लीट होता है एक वेव का, तो दूसरी वेव भी उतने ही टाइम में वो एक साइकिल कंप्लीट करे। इसी तरह जब 2 साइकिल कंप्लीट होती हैं फर्स्ट वेव के, तो सेकंड वेव के भी उतने ही टाइम में 2 साइकिल कंप्लीट होने चाहिए। तो जो इंटरफेयरिंग पॉइंट होगा, इंटरफेयरिंग पॉइंट पे दोनों वेव्स सेम फेज में होंगी। तो आप ज़रा वेव नंबर 1 को देखें ये यहाँ से स्टार्ट होती है O पॉइंट से, तो ये एक साइकिल कंप्लीट हो गया, 1 वेव।
फिर सेकंड साइकिल कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर कितनी, 1 साइकिल करस्पॉन्ड्स टू 1 लैम्डा। तो फर्स्ट वेव ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 2 लैम्डा। देखिए 1 लैम्डा और 2 लैम्डा। अब सेकेंड वेव की तरफ आ जाएं, ओ प्राइम से स्टार्ट हो रही है। तो आप नेकेड आई से भी देखें कि करस्पॉन्डिंग फेज एंगल दोनों का आपस में क्या है, थीटा और थीटा प्राइम ऑलमोस्ट क्या नजर आ रहा है, सेम नजर आ रहा है ना। तो सेकेंड वेव देखें, 1 साइकिल 1 लैम्डा, 2 साइकिल 2 लैम्डा। तो ये वाला जो पॉइंट है यहां पर इसको नाम दे दें P और P प्राइम। इन दोनों पॉइंट से दोनों वेव्स का दोबारा क्रस्ट ओरिजिनेट हो रहा है, यानी मीडियम के पार्टिकल सेम स्टेट ऑफ मोशन में है। यहां से ये देखें ये अपवर्ड जाएगा ना और इस पॉइंट से भी जाएगा। इट मीन P और P प्राइम पे दोनों वेव्स ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो आपस में क्या है, सेम है। फर्स्ट वेव का डिस्टेंस है 2 लैम्डा, तो सेकेंड वेव का भी क्या है 2 लैम्डा। तो अगर मैं इनका पाथ डिफरेंस निकालता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, पाथ डिफरेंस से मुराद ये होता है कि इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ उनके डिस्टेंस में डिफरेंस। तो 2 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा क्या आ जाएगा, 0 लैम्डा। बात ज़हन में आ गई है। तो जब 0 लैम्डा पाथ डिफरेंस है तो इंटरफेयरिंग पॉइंट पे देखें फर्स्ट वेव का क्रस्ट और सेकंड वेव का क्रस्ट, ये दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे ना, क्रस्ट क्रस्ट से मिलेगा, इसी तरह ट्रफ ट्रफ से मिलेगा। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, एड अप हो जाएगा। तो दिस इफेक्ट ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्योंकि दोनों सेम फेज में है। लेकिन अब अगर सेकेंड वेव फर्स्ट वेव की निस्बत इतना डिस्टेंस एडिशनल ट्रेवल कर ले, ये 1 लैम्डा है, तो अब P प्राइम पॉइंट तक सेकेंड वेव का टोटल डिस्टेंस फर्स्ट की निस्बत कितना ग्रेटर हो गया है। देखें 1 साइकिल 2 साइकिल और यहां से यहां तक 3 साइकिल। तो 3 साइकिल मीन 3 लैम्डा। तो अब पाथ डिफरेंस निकालें, 3 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा तो कितना आएगा, 1 लैम्डा। लेकिन फिर भी P और P प्राइम पॉइंट पे क्या होगा, क्रस्ट क्रस्ट और ट्रफ ट्रफ से मिलेगा। स्टिल दोनों वेव सेम फेज में है। हम फेज को समझना चाह रहे हैं कि ये फेज क्या होगा, तो आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही मिलेगी। इसी तरह 1 लैम्डा मजीद अगर ट्रेवल कर ले तो सेकेंड वेव का पाथ डिफरेंस 4 लैम्डा हो जाएगा। फिर पाथ डिफरेंस टोटल निकालें, 4 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा 2 लैम्डा। तो इस तरह हम जनरल कह सकते हैं अगर दो वेव्स का पाथ डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ देयर वेवलेंथ हो, इफ द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स is integral multiple of their wavelength, then constructive interference take place. और अगर odd multiple of half of wavelength हो तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्यों कि हाफ ऑफ वेवलेंथ में वेव फेज में नहीं रहती हैं, जब वो आउट ऑफ फेज हो जाएंगी तो क्रस्ट ट्रफ से मिलेगा और ट्रफ क्रस्ट से मिलेगा, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगी, तो आपको इंटरफेरेंस फिनोमेना अचीव नहीं होगा जो है। अब केविटी के अंदर रेजोनेंस केविटी, फैब्रिक पैरेट केविटी जो मैंने उस दिन आपको बताई थी कि जिसमें हम लोग एक पर्टिकुलर लेंथ लेते हैं 100 सेंटीमीटर या 100 मिलीमीटर या 150 मिलीमीटर या 200 मिलीमीटर, जिसके एंड पॉइंट पे मिरर होते हैं। पॉइंट को समझना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट होती है और दोनों मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद, बाउंस बैक होने के बाद, विद इन द एक्टिव मीडियम जो है वो लेजिंग एक्शन स्टार्ट हो जाता है। स्टिमुलेटेड इमिशन का प्रोसेस, यानी मेटास्टेबल स्टेट से जो इलेक्ट्रॉन, जहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज हो गई है ग्राउंड स्टेट की निस्बत, इलेक्ट्रॉन फोटान की वजह से क्या होते हैं, स्टिमुलेट होती हैं, परटर्ब होती हैं। तो इस तरह लाइट विद इन द टू मिरर एज हार्मोनिक ऑसिलेटर का काम करती है। जब वो हार्मोनिक ऑसिलेटर का काम करती है तो दोनों मिरर से बाउंस बैक होके जब लाइट आती है तो उसके फेज में चेंज आ सकती है ना, क्या ख्याल है, फेज चेंज हो सकता है ना। तो हमने ये कंडीशन फुलफिल करनी है कि जब आप कंटिन्यूस लेज़र एक्शन अचीव करते हो थ्रू मेटास्टेबल स्टेट से, आप लोग स्टिमुलेटेड इमिशन के तहत जो आउटपुट फोटान आपको मिल रहे हैं, जब नंबर ऑफ टाइम वो दोनों मिरर से रिफ्लेक्ट होंगे उनकी फेज में चेंज आ सकती है। तो ओनली सर्टन रिस्ट्रिक्टेड लाइट रेज, ओनली सर्टन रिस्ट्रिक्टेड लाइट और फोटान जो हैं जिनके ऊपर एक पार्टिकुलर कंडीशन इम्पोज्ड होगी केविटी के अंदर, जो केविटी की लेंथ है, वो कंडीशन अगर वो फुलफिल करेंगे तो इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। अदरवाइज
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अचीव नहीं हो सकती हैं। और वो कंडीशन क्या है, अभी मैंने आपके सामने रखी है कि अगर जिन फोटान, इंसिडेंट फोटान, जो फोटान आपने दिया और जो फोटान बाउंस बैक होकर मिरर से वापस आया, उनके फेज में चेंज आ गई तो वो आपस में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। तो हमने एक ख़ास कंडीशन इम्पोज करनी है कि बाउंस बैक रिफ्लेक्ट होके आने वाले फोटान जो है वो और इंसिडेंट फोटान जो है वो सेम फेज़ में ही रहें। और अगर वो सेम फेज़ में रहते हैं तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, लाइट क्या होती जाएगी, एम्पलीफाई होती जाएगी। दिस प्रोसेस इज समवेयर सिमिलर टू द फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव्स। जब आप स्टैंडिंग वेव्स में एक स्ट्रिंग लेते हो लेंथ एल का और उसके दोनों पॉइंट्स को फिक्स कर लेते हो, क्लैंप्ड कर लेते हो, तो आपके पास लेंथ है लेट्स सपोज 1 मीटर, ठीक है। सेकंड रिव्यू में देने जा रहा हूं इस टॉपिक को समझने के लिए। एनालॉजी जो है, लेंथ एल है हमारे पास स्ट्रिंग की और हम इसको डिस्टर्ब करते हैं, प्लग करते हैं, तो इसमें एक पल्स इस तरह की ये पल्स बनेगी इस एंड पे और रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी। अब ये इंसिडेंट है और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड है। तो हमने ये देखना है कि इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड में कुछ फेज चेंज आया है या नहीं आया है, इस बात को स्टडी करना है। तो आपके पास एंड पॉइंट पे 2 नोड और यहाँ एंटी नोड बना और दोनों नोड्स के दरमियान डिस्टेंस होता है हाफ ऑफ वेवलेंथ। तो लेंथ एल क्या हो जाएगी, λ/2, क्योंकि हाफ साइकिल बना है ना। ये जरा गौर से देखें, एक पल्स बनी है तो ये टोटल वेवलेंथ तो नहीं है, टोटल वेवलेंथ तो ये होती है। तो एक साइकिल 1 साइकिल करस्पॉन्ड टू 1 वेवलेंथ। तो मैंने इस लेंथ को क्या कह दिया, λ/2। यानी स्टैंडिंग वेव्स के अंदर, स्टेशनरी वेव्स के अंदर जो स्ट्रिंग की लेंथ थी उस लेंथ में आपने हाफ ऑफ वेवलेंथ प्रोड्यूस्ड की, तो λ = 2l हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी पहले से थोड़ी ग्रेटर है तो सेकंड केस देखें, लेंथ वही है तो 2 पल्सेस बन गई हैं। अब 2 पल्सेस बनी है तो यहां मैं कह सकता हूं ना कि लेंथ किसके इक्वल है, लैम्डा के इक्वल है। थर्ड केस में देखें 1 2 3 पल्सेस बनी है उसी लेंथ में, क्योंकि आपकी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाते जा रहे हो। जो आप विगलिंग फ्रीक्वेंसी, अप्लाइड फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती हो, नंबर ऑफ पल्सेस क्या होती जाएंगी, इंक्रीज होती जाएंगी। लेंथ वही है लेकिन वेवलेंथ में क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। तो अब यहाँ से हमने एक जनरल रिलेशन बनाया था, ये पहले क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ है, मैं डायरेक्ट आपको रिव्यू दे रहा हूँ। 2l/n, तो इस तरह आपके पास वेवलेंथ और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग के दरमियान एक रिलेशन डेवलप होता है, वेयर n इज इंटीग्रल नंबर व्हेन n = 1। गौर करो, जब n 1 होगा तो λ = 2l। पहला केस आता है या नहीं, ठीक है। 1 इसे कहते हैं फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, जब स्ट्रिंग के अंदर आपके पास सिंगल पल्स बनी है। और ये वो केस है जब हमने स्ट्रिंग को मिडल से प्लग किया था। अच्छा, जब n = 2 डालोगे तो 2 से कैंसिल, λ = l। देखिए ये बना है या नहीं बना। जब n = 3 डालेंगे तो आपके पास λ आ जाएगा 2l/3, तो l की वैल्यू यहां से निकाल लें। तो ये हमने कहा कि ऑल वेवलेंथ पॉसिबल नहीं है, ऑल फ्रीक्वेंसीज पॉसिबल नहीं है, ओनली सर्टन रिस्ट्रिक्टेड फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ पॉसिबल है। तो इसी तरह अब वापस आए, ये केविटी के अंदर जो आपको एम्पलीफिकेशन के बाद लाइट मिलेगी, ये मैंने 3 किस्म की वेव्स बताई हैं, 1 2 3। अब इन तीनों को जरा आप बागौर देखें, हालांकि मैंने रफ फिगर बनाई है। फर्स्ट रेड कलर देखें, 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल, एंड पॉइंट तक यानी सेकंड मिरर तक 3 साइकिल बन रहे हैं ना। फिर ब्लैक वेव को देखें, इसका वेव पैटर्न जो ब्लैक मार्कर से है, 1 वेव, सेकंड वेव, 3 वेव, ठीक होगी। थर्ड देखें, थर्ड रेड पैटर्न, वेव पैटर्न 1 2 3। तो इस मिरर पे जाके तीनों वेव सेम फेज में है, तीनों वेव सेम फेज में है ना। और ये जब बाउंस बैक होके आएंगी तो अगर इनका क्रस्ट यहां पर पहुंचा है तो क्रस्ट ट्रफ में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि मिरर है, मिरर के अंदर 180 डिग्री क्या आता है, फेज चेंज आ जाता है। लेकिन तीनों में सेम फेज चेंज आया है ना। अगर एक में फेज चेंज आ रहा है, दूसरी में नहीं आ रहा, तीसरी में आ रहा है, तो फिर वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन को फुलफिल नहीं करेंगी। तो यहाँ पर कहता है कि केविटी के अंदर भी जिस तरह स्टैंडिंग वेव्स
या स्टेशनरी वेव्स, जब दो क्लैम्प्ड स्ट्रिंग के अंदर आप लोग एक वायर या फाइबर या धागा वगैरह क्लैम्प्ड कर लेते हो और उसको प्लग करते हो हाफ ऑफ लेंथ से, 1/4 से, 1/6 पॉइंट से, तो वेव्स एक जनरेट होती है, फिक्स पॉइंट पे जाती है, वहाँ से बाउंस बैक होके वापस आती है, तो आपके पास स्टैंडिंग वेव्स बनती हैं। इसी तरह कैविटी के अंदर दो मिरर जो हैं ये ऑप्टिकल रेजोनेटर का काम करते हैं, क्योंकि इन दो मिरर के अंदर रेजोनेंस का फिनोमेना क्या होता है, अचीव होता है, और लाइट क्या होती जा रही है, एम्पलीफाई होती जा रही है। तो इसके लिए कहता है कि क्या कंडीशन होनी चाहिए, जिस तरह मैंने ये कहा था। यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि लाइट एक मिरर से दूसरी मिरर तक जाएगी तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगी, इक्वल टू द लेंथ ऑफ द कैविटी। ठीक हो गया, लेंथ L है दो मिरर के दरमियान जो डिस्टेंस है। फिर यहां से जब ये बाउंस बैक होके फर्स्ट मिरर तक आएगी तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2L। वेरी गुड। अब बीच में एम्पलीफिकेशन कहां से हो रही है, फोटान की तादाद, इंटेंसिटी इंक्रीज कहां से हो रही है, एक्टिव मीडियम। ये आपको इधर नजर नहीं आ रहा है, बीच में एक्टिव मीडियम है ना, जहां से स्टिमुलेटेड एमिशन हो रही है। मेटास्टेबल स्टेट से फोटान जो है वो इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होते हैं, आपको दोबारा से क्या मिलता है, फोटान की तादाद इंक्रीज होती मिलती है, तो उसका कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ना। उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आमतौर पे आप n कहते हो, यहाँ हम म्यू लिखेंगे। तो फेज कंडीशन के लिए कहता है कि इनसाइड द कैविटी 2μL should be equal to integral multiple of wavelength of the light। ये जो मैंने आपको रेजोनेंस से बताया था, क्योंकि 2μL यहां पर क्या है, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस है ना, 2L तो उसका टोटल राउंड ट्रिप हो गया ना, एक राउंड ट्रिप में फोटान या लाइट जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है, साथ में म्यू क्यों मल्टीप्लाई किया है, कि म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एक्टिव मीडियम का। अगर वो सॉलिड है तो म्यू की वैल्यू सॉलिड मीडियम की वजह से लिखी जाएगी, अगर लिक्विड है तो लिक्विड की वजह से, और अगर वो गैसेस हैं तो गैसेस की वजह से। जिस तरह ग्लास होता है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, नीचे में एग्जांपल दूंगा आपको इसकी, वो आ जाएगा। तो दिस इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर स्टेडी स्टेट ऑसिलेशन, कि आपको अगर कॉन्टिन्यूस एम्पलीफिकेशन लेजर से मिलनी है तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, 2μL should be equal to integral multiple of wavelength of the light। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो लाइट एम्पलीफाई नहीं होगी, कुछ थोड़ी बहुत होगी, लेकिन आपका आउटपुट सिग्नल क्या होगा, मच मोर वीकर होगा। इसको अच्छी तरह ज़हन नशीन करें। तो यहाँ से लेंथ ऑफ द कैविटी जो है वो कैसे होगी, 2μ को इधर डिवाइड कर दें, m लैम्डा डिवाइडेड बाय 2μ। यहाँ से आप वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं, तो वेवलेंथ का रिलेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या आएगा, m2μL के नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि ये वेवलेंथ जो है कितनी लाइट पल्सेस के लिए होगी, कितनी फ्रीक्वेंसीज के लिए होगी। तो उसके लिए वो साथ लिखा हुआ है ना, कैविटी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसीज। तो आप ज़रा इमेजिन करें, उस दिन आपने कहा था ना कि दो मिरर जो होती हैं, एक 100% रिफ्लेक्टेड मिरर है और एक पार्शियल सिल्वर्ड मिरर है। तो मैंने कहा था कि जो पार्शियल सिल्वर्ड मिरर है, यहाँ से हम लाइट आउटपुट के तौर पे बाहर एनवायरनमेंट में या बाहर किसी और मीडियम के ऊपर जो है ना फॉल करती हैं। तो अब विद इन द जो लाइट है उनमें नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज कितनी है, नंबर ऑफ वेवलेंथ्स कितनी है। जिस तरह आप लोग कहते हैं कि जब टू लाइट वेव्स कोहेरेंट हो और वो इंटरफेरेंस बनाती हैं, तो इंटरफेरेंस इमेजेस जो स्क्रीन पे होती हैं तादाद कितनी है, तो हम कहते हैं m इंटरफेरेंस इमेजेस बनी है, m या n, और m की तादाद बेशुमार होती है, वो हज़ारों लाखों में होती है। तो यहाँ पर भी देखते हैं कि कैविटी के अंदर कितनी फ्रीक्वेंसीज पॉसिबल हैं। तो आप ये सोच नहीं सकते, इससे पहले आपके माइंड में तस्वर भी नहीं हुआ होगा कि इतनी फ्रीक्वेंसीज हैं, इतनी लाइट जो है ना, हाउ मेनी फ्रीक्वेंसीज एंड वेवलेंथ शुड बी कन्फाइंड विद इन द कैविटी। तो कुछ आउटपुट के तौर पे हम लोग लेते हैं, तो ये हमें इक्वेशन 3 अभी आंसर देगी। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू इक्वेशन 1 से निकालें तो m2μL के नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड, और लैम्डा की बेस में सबस्क्रिप्ट में मैंने लिख दिया है m। तो m स्टैंड फॉर नंबर डेंसिटी ऑफ फ्रीक्वेंसी की तादाद को रिप्रेजेंट करेंगे। जिस तरह इंटरफेरेंस इमेजेस हैं, 10 इमेजेस हैं, 20 हैं, 30 हैं, 100 हैं, 500 हैं, तो हम क्या देते हैं m इंटरफेरेंस इमेजेस जो है ना। तो लैम्डा m ये आ गया। अब यहाँ पर
रिलेशन यूज करें C इक्वल टू न्यू लैम्डा, V इक्वल टू एफ लैम्डा वाला रिलेशन, क्योंकि लाइट है तो V की जगह क्या आ जाएगा C, तो F की जगह मैंने क्या दिया हुआ है न्यू, तो न्यू की वैल्यू निकालें C बाय लैम्डा M। तो अब लैम्डा M की वैल्यू इक्वेशन 3 से इक्वेशन 4 में डाल दे, तो लैम्डा M 2 म्यू L डिवाइडेड बाय M है, तो यहाँ डिनोमिनेटर में जब ये 2 म्यू L बाय M आएगा तो M डबल डिवीजन में ये रिवर्ट होके ऊपर चला जाएगा, तो म्यू M MC डिवाइडेड बाय 2 म्यू L ये आ गई। अब मैंने आपको कहा था ना दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी रिलेशन, ये वेवलेंथ रिलेशन है और ये फ्रीक्वेंसी रिलेशन इक्वेशन 5। यहां से मैं M आपको बता सकता हूं, जिस तरह नंबर ऑफ फ्रिंजेस होती हैं कि कितनी फ्रिंजेस स्क्रीन पे बनी हैं, 10 फ्रिंजेस बनी हैं, 20 बनी हैं, तो हम उनकी आर्डर को, उनकी तादाद को M कहते हैं। तो अब नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज कितनी हैं कैविटी के अंदर जो फेज कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 5 M की वैल्यू निकालें तो 2 म्यू L म्यू से मल्टीप्लाई होगा और C डिवाइड हो जाएगा। ये मैंने रिलेशन बनाया हुआ है यूजिंग इक्वेशन 5। तो M क्या आएगा देखें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2 म्यू L न्यू के साथ गया, 2 म्यू L न्यू और M के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है C, ये क्या हो जाएगा डिवाइड। तो अब मैंने एक एग्जांपल ली है, जरा गौर से देखें। इफ वी टेक द लेंथ ऑफ द कैविटी 0.5 मीटर एंड वी यूज ए लाइट, या जो लेजर लाइट आपको मिल रही है वो किस वेवलेंथ वाली है, 5000 एंगस्ट्रॉम, 5000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ वाली लाइट यूज्ड हो रही है इस एक्सपेरिमेंट में, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्टोमीडियम का है 1.5। तो M निकालें, जब वेवलेंथ गिवन हो तो न्यू आपके पास अननोन है, ये कैसे निकालेंगे, इस रिलेशन से वेवलेंथ को डिवाइड कर लें, C3 × 10⁸ आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी ये आ जाएगी, बाकी सारी चीजें नोन है ना, लेंथ नोन है, C आपको पता है म्यू 1.5, तो 3 × 10⁶। तो थिंक अबाउट इट, 3 × 10⁶, 10⁶ मीन मिलियन, 3 मिलियन फ्रीक्वेंसीज शुड बी स्पॉटेड बाय कैविटी, यानी रेजोनेंस कैविटी के अंदर कितनी फ्रीक्वेंसीज पॉसिबल है, 3 मिलियन फ्रीक्वेंसीज। और आप आउटपुट में जो फीडबैक सिग्नल लेते होते हो, जो डिजायर्ड आउटपुट के तौर पे, वो सारी लाइट बाहर नहीं आ रही होती, बाकी लाइट विद इन द कैविटी क्या होती है, कन्फाइंड होती है, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा होता है, जिसमें लाइट एम्प्लीफिकेशन क्या होती है, बढ़ रही होती है। तो ये एक क्रिस्टल क्लियर दलील है कि कैविटी के अंदर हाउ मेनी फ्रीक्वेंसीज आर पॉसिबल। अब एक फ्रीक्वेंसी उसको हमने नाम दे दिया म्यू M, लेट्स सपोज ये 100वीं फ्रीक्वेंसी है, तो इससे आगे वाली क्या होगी 100+1 M+1, और इससे पीछे वाली क्या होगी M-1। बाज़हन में आगे, ये हम लोग FSC में भी करते हैं। अगर न्यू M इक्वेशन 5 में है तो म्यू M+1 क्या होगा, ये जो M है आर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी M+1, बाकी वैल्यू तो उसी तरह रहेगी C डिवाइडेड बाय 2 म्यू L। ठीक हो गया। अब हर दो फ्रीक्वेंसीज के दरमियान जो स्पेसिंग है, देखिए मैंने कहा एक 100वीं फ्रीक्वेंसी है, एक 99 है, तो 100 - 99 बीच में स्पेसिंग आती है ना, तो जो डिफरेंस होता है, स्पेसिंग डिफरेंस जो है ना, दो फ्रीक्वेंसीज का या दो वेवलेंथ का, जिस तरह इंटरफेरेंस इमेजेस में हम लोग इंटरफेरेंस स्पेसिंग के दरमियान डिफरेंस देखनी है, जिसको हम लोग कहते हैं कि साइज ऑफ द फ्रिंज विड्थ या साइज ऑफ द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। तो यहां पर भी फ्रीक्वेंसी के दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है डेल्टा न्यू, वो क्या होगा म्यू M+1 माइनस म्यू M। अब म्यू M+1 इक्वेशन 6 में है, ये लिख दिया, माइनस म्यू M ये इक्वेशन 5 में है, ये लिख दिया। अब इसको सॉल्व करें, ये जो नंबर है इसको M से मल्टीप्लाई करें, तो MC 2 म्यू L, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो C/2 म्यू L, और इससे ये तो एज इट इज रहेगा, तो फर्स्ट और थर्ड टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी विड्थ जो है ना डेल्टा न्यू, ये किसकी इक्वल आ गई है आपके पास, ये आपके पास आ गई है C डिवाइडेड बाय 2 म्यू L। तो ये भी कैविटी के अंदर जो है देखें, जो फ्रीक्वेंसी विड्थ है डेल्टा न्यू, ये सारा कुछ नोन है ना, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, L लेंथ ऑफ द कैविटी और C द स्पीड ऑफ लाइट, तो ये डेल्टा न्यू आ जाता है। तो यहाँ से आपको ये पता चला कि कैविटी के अंदर जब लेज़र एक्शन, कंटिन्यूस स्टेडी स्टेट लेज़र एक्शन अचीव होता है, ऑल फ्रीक्वेंसीज जो है वो लेज़र एक्शन नहीं करती हैं, ओनली दो सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज विल बी अलाउड फॉर स्टेडी स्टेट ऑसिलेशन विच फुलफिल दिस कंडीशंस।
2 म्यू एल इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। जिस तरह हमने कहा कि दो वेव्स के दरमियान पाथ डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट होगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, अदरवाइज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और वेव्स डिस्ट्रॉयड हो जाएंगी, आपको इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिलेंगे। यहाँ भी आपको एम्पलीफिकेशन नहीं मिलेगी अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई ना हो रही हो, 1 वाली, 2 वाली या 3 वाली, ये तीनों कंडीशन एक जैसी हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन थी। बहुत सारे प्रीवियस रिव्यू शामिल थे। जिन लोगों को स्टैंडिंग वेव का कॉन्सेप्ट है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट है, वो इसको रूट काज तक समझ जाएंगे।